हेलो वेलकम एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या होता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी और उनके कन्वर्जन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम समझेंगे कि स्टार्टिंग करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कैसे होगा। वो डिफाइन है आपके सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसके हिसाब से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है सेल बी ड्यूली साइंड बाय द ऑल सब्सक्राइबर, पहला बात। दूसरा बोलता है कि आपको डिक्लेरेशन चाहिए सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट इन प्रैक्टिस से, और हर सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर है वो डिक्लेरेशन देगा कि इज नॉट कन्विक्टेड इन ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। वो ये भी बताएगा कि मैं पिछले 5 साल में गिल्टी और फ्रॉड नहीं हुआ हूं, और ये भी बोलेगा कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो भी चीज मैं अटैच कर रहा हूं वो करेक्ट है और कंप्लीट है और मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में है। ओके, सो declaration from each subscriber and first director is that he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of the company, not guilty and fraud in 5 years, and correct and complete documents, and which is the true to the best of knowledge. Okay, and हमको देना पड़ेगा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट टू रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस तो तुरंत बनेगा नहीं भाई, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए, करस्पॉन्डिंग के लिए आपको एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, हर सब्सक्राइबर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस डिटेल सब चीज देना पड़ेगा आपको, और फर्स्ट डायरेक्टर का पर्टिकुलर देना पड़ेगा। बाकी बेसिक डिटेल देंगे, साथ में साथ आपको DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हर डायरेक्टर से आपको कंसेंट चाहिए, तभी आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे कंपनी को। ये प्रोसीजर है सेक्शन 7 के हिसाब से, अगर आप ये करते हैं तभी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है और तुम्हारा स्कोप बताता है, मतलब तुम्हारी लिमिट्स बताएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या काम करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, ये आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन बताएगा। दैट लिमिट्स करता है आपका काम, आप इसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकते। अगर आप काम कर दिए तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा, आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो 5 क्लॉजेस होते हैं आपके एमओए में। पहला होता है आपका नेम क्लॉज, दूसरा होता है सिचुएशन और प्लेस क्लॉज, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ वन इज लायबिलिटी, एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। ओके, अच्छे से पढ़ते हैं। नेम क्लॉज मतलब नाम से समझ आ रहा है सर कि उसमें नाम लिखा होगा, यस, कंपनी का नाम ही लिखा होगा नेम क्लॉज में। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखाएगा। पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, तो लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखाएगा। बट ये क्लॉज आपके सेक्शन 8 के लिए अप्लाई नहीं होता, और गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड वर्ड ही यूज करेगा। सिचुएशनल क्लॉज में बोलता है कि आपको बताना है कि कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताना है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और कुछ अदर्स मैटर और भी होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। लायबिलिटी क्लॉज में आप कंपनी कौन से, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो कि अनलिमिटेड कंपनी हो, ये आपको लायबिलिटी क्लॉज में बताना पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज में आपको बताना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मैं कितने शेयर के लिए ऑथराइज्ड हूं, मेरा डिवीजन ऑफ शेयर्स अमाउंट कैसे रहेगा। ओके, और कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर, तो मेमोरेंडम है, जो शेयर्स को लेना चाहते हैं, ये सब चीज मुझे कैपिटल क्लॉज में बताना पड़ेगा। तो मेनली 5 प्रकार के क्लॉज होते हैं आपके: नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। ओके, डन। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 1% कंपनी केस में, क्योंकि सिंगल आदमी है, तो अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो द पर्सन नेम सेल बी बिकम मेंबर, मतलब जो नॉमिनी का जो तुम नाम दिए थे वो आपका मेंबर बन जाएगा। ओके, फॉर्म्स ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में कुछ फॉर्म्स है जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, टेबल ABCDE। ए बोलता है लिमिटेड बाय शेयर, बी बोलता है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सी बोलता है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, डी बोलता है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और टेबल ई बोलता है आपका अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ओके, गॉट माय पॉइंट, इजी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स आपके इंपॉर्टेंट है, अपने शक्ति के अंदर ही काम करना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स मतलब ये बोलता है कि अगर आप अपने पावर से बियॉन्ड द पावर अगर काम करते हैं उसको अल्ट्रावायर्स बोल रहे हैं। जैसे कि आपके एमओ के ऑब्जेक्ट में अगर लिखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ साल भर में 1 लाख की बिस्किट बेच सकते हैं, आप 10 लाख बिस्किट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्ट्रावायर्स कहलाएगा। चीजों को समझ गए इस चीज को। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कंपनी is to depart only to the extent permitted by the act, thus far not further। उसी के अंदर काम करना है, उसके बाहर तुमको काम नहीं करना है, ठीक है। नो कंपनी कैन एक्सरसाइज पावर मोर देन मेंशन इन द मेमोरेंडम, जितना पावर दिया है उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा कर दिए तो क्या होगा सर, गलती से कर दिए, ना तो कंपनी बाइंड होगा ना तो थर्ड पार्टी बाइंड होगा। तो सीधा केस ये है कि अगर आप अल्ट्रा वायर्स करते हो तो ना तो कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है, ना तो कंपनी किसी और के ऊपर केस करता है। नो वन कैन स्यू ऑन अ कंपनी, नाइदर द कंपनी कैन स्यू ऑन एनीवन। ओके, समझ गए इस चीज को, ठीक है। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी हो सकता है इस चीज को, समझ गए इस चीज को, क्योंकि भाई तुम्हारा मेमोरेंडम एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
मैं थर्ड पार्टी कंपनी, मैं सामान खरीदने गया अल्ट्रा वायर से, तो कोर्ट क्या बोलता है, भाई एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तेरे को पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा तो तेरी गलती। यहाँ पास ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पास जो कंपनी के साथ डील करता है उसको माना जाता है कि उसको कंपनी के पूरे एमओए के बारे में नॉलेज होगा, बिकॉज द एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर अल्ट्रा वायर्स होता है कंपनी का एमओए के थ्रू, तो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है, समझे इस चीज को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अगर अल्ट्रा वायर्स होता है तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रेटिफाई कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपका रेक्टिफाई नहीं हो सकता। सर अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इट डिफाइंस द कंपनी पर्पस एंड गाइडलाइंस टू ऑपरेट। सर एमओ है ना, वो ना आपका ऑब्जेक्ट बताता है और एओ आपका रास्ता बताता है किस तरीके आप जाएंगे। मतलब एमओ बोलता है कि आपको यहां तक पहुंचना है, एओ बताएगा आपको रास्ता। यस दैट्स द पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल एसोसिएशन में कुछ कुछ बातें लिखी जाएगी, इंटरप्रिटेशन, शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ द राइट्स, कॉल्स ऑन शेयर, बाय बैक, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे, वाइंडिंग अप कैसे होगा, ये सब प्रोसेस कौन बताएगा, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। डिफरेंस से आप एक बार समझ जाएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। एमओ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको फाइल करना होता है, ठीक है, और साथ ही साथ पूरा बेसिक डिटेल ऑफ द कंपनी एक कंट्रोल करता है, बेसिक डिटेल ऑफ कंपनी कंसिडर्स करता है, ठीक है। और एओए क्या करता है, गाइडलाइंस ऑन विच द कंपनी विल ऑपरेट, गाइडलाइंस बताता है कि कौन कैसे कंपनी ऑपरेट करेगा, ओके। एमओए है वो आउटसाइडर के साथ आपको रिलेशनशिप बताता है, एमओए शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर एंड कंपनी, और एओए आपका शो करता है इंटरनल अफेयर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप एमओए का अल्ट्रा वायर्स करते हो तो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। और अगर आप एओए का अल्ट्रा वायर्स करते हो तो इट कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर इन अ स्पेशल इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ओके डन। अब बात करते हैं सर एमओए और एओए को कौन कौन साइन करेगा। सीधी सी बात है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर सब्सक्राइबर साइन करेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, बाय एवरी सब्सक्राइबर एंड वन विटनेस एटलीस्ट द सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर, एक विटनेस रहेगा। मैं सब्सक्राइबर साइन कर, तो साथ साथ मेरा कोई एक विटनेस चाहिए, मतलब गवाही चाहिए कि हाँ ये साइन कर रहा है। और विटनेस क्या बताएगा, आई विटनेस टू द सब्सक्राइबर हु हैज सब्सक्राइब एंड इन माई प्रेजेंस एंड फर्दर वेरीफाइड हिज आइडेंटिटी डिटेल्स एंड सेटिस्फाइड माई सेल्फ। ये बताएगा कि हाँ वो मेरे सामने साइन कर रहा है, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स देख लिया और मैं अपने आप को संतुष्टि दे दिया है, हाँ वो सही कर रहा है, ये विटनेस बताएगा, ठीक है। सर अब बोलोगे सर वो अंगूठा छाप है सब्सक्राइबर, तो थंब इंप्रेशन लगा देना भाई, अंगूठा लगा देना, क्या दिक्कत है। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखोगे, एमओ और एओए को जो इलिटरेट पर्सन उसको पढ़ के बताना पड़ेगा, जो विटनेस रहेगा वो उसको पढ़ के बताएगा, ओके। इस केस में अगर सब्सक्राइबर अगर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो डायरेक्टर, इंप्लॉय, ऑफिसर और कोई ऑथराइज पर्सन साइन करेगा। और सब्सक्राइबर अगर आपका एलएलपी है तो पार्टनर के थ्रू होगा। अगर सब्सक्राइबर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो साइन, एड्रेस प्रूफ सबको आपको नोटराइज करना पड़ेगा, आप वैलिड वीजा होना चाहिए भाई आपको इंडिया आने के, सब चीज के, ठीक है। समझिए साइनिंग ऑफ एमओए क्या होता है, हर सब्सक्राइबर साइन करेगा एक विटनेस के साथ, और विटनेस बताएगा कि हाँ मेरे प्रेजेंस में काम हो रहा है, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर आपका इलिटरेट है तो थंब इंप्रेशन चाहिए, और उस इलिटरेट को एमओए और एओए को रीड करके बताना पड़ेगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है आपका सब्सक्राइबर तो डायरेक्टर, इंप्लॉय, ऑफिसर और कोई ऑथराइज पर्सन करेगा। सब्सक्राइबर अगर एलएलपी है तो उस केस में पार्टनर। सब्सक्राइबर अगर रेसिडेंट है तो उस केस में आउटसाइड। सब्सक्राइबर अगर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में साइन, एड्रेस एंड प्रूफ शैल बी नोटराइज विथ वैलिड वीजा टू विजिट इंडिया, ओके डन। रजिस्ट्रेशन, अगर आरओसी रजिस्ट्रार कंपनी लगता है कि हाँ भाई तेरा सब चीज सही है, तो आईएनसी 11 में तुमको प्यार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तुमको CIN नंबर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ओके समझ गए। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, वंस रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी एंड द अदर मेंबर्स लाइक हैड बीन साइंड बाय द कंपनी। भाई एक बार तुम रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, और एमओए पूरे कंपनी को बाउंड करेगा जैसे कंपनी ने खुद साइन किया है, ठीक है। एंड ऑल मनी पेबल बाय एनी मेमोरेंडम कंपनी अंडर एमओए एंड एओए शैल बी डेब्ट ड्यू फ्रॉम देम, जो भी मनी पेबल था उनके ड्यू में रहेगा, डेटर और क्रेडिटर आपको चेंज नहीं करना है, ओके समझ गए। प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ एमओए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेनली कवर होता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ अ एमओए, ओके ध्यान से सुनिएगा। एमओए आप बना लिए सर, उसमें नेम लिख लिए, ऑब्जेक्ट लिख लिए, लाइबिलिटी लिख लिए, सिचुएशन लिख लिए, कैपिटल, क्या बदलेंगे सर उसमें, क्यों? हो सकता है तुमको नाम बदलना है, हो सकता है तुमको अपना ऑफिस का जगह बदलना है, हो सकता है तुमको ऑब्जेक्ट बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ओके। सिर्फ एमओए सिर्फ और सिर्फ तभी अल्ट होगा ओनली बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, ओके। नेम चेंज करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से राइटिंग में तो लेके आ भाई,
सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, वो भी राइटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्राइवेट कंपनी के नाम को एडिशन और डिलीशन करते हो तो जरूरी नहीं है कि तुम परमिशन लो, ओके। न्यू नेम विल इंटर रजिस्ट्रेशन एंड शेल इशू, रजिस्ट्रार में होगा रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एंड शेल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट, ठीक है। जो नया नाम है वो रजिस्ट्रार में लिखा जाएगा और रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। और चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, विद इन स्टेट करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता, लेकिन आउटसाइड अगर स्टेट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप स्टेट छोड़ के जा रहे हैं तो आपके जो कर्जदार है उनको तो उनसे बात करना पड़ेगा, लाइक क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अप्रूवल देगा अगर उसको लगता है कि डिबेंचर और क्रेडिटर्स का हमने कंसेंट ले लिया है और हमारे पास डेब्ट पेमेंट एंड एडिक्वेट सिक्योरिटी का प्रोविजन बना हुआ है। मतलब सर मैं अगर स्टेट छोड़ के जाना चाहता हूं तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं, वो अप्रूवल देगा 60 दिन के अंदर, तब देगा। सब क्रेडिटर से मेरा कंसेंट मिल चुका है, क्रेडिटर बोलता है जा तू चले जा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर होल्डर भी बोल रहा है जा तू चले जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। और मेरे पास सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए डेब्ट पेमेंट का और एडिक्वेट सिक्योरिटी का। ऐसा नहीं है कि मैं नुकसान खा रहा हूं छोड़ के जा रहा हूं स्टेट ताकि मेरा कोई पैसा मत मांग सके, ऐसा नहीं होता, ओके। अब अगर जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हूं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है उसको मैं आरओसी को दूंगा, ओके। समझ गए इस चीज को। अप्रूव ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल टू बोथ स्टेट, दोनों स्टेट को मेरे को बताना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ के बताना पड़ेगा, छोड़ के जा रहा हूं मैं उड़ीसा, तो दोनों स्टेट को मेरे को बताना पड़ेगा। और जो नया स्टेट है उड़ीसा वाला मेरे को फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करके देगा। समझ गए, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस का केस होता है, ओके। चेंज इन द ऑब्जेक्ट, भाई तुम अपना ऑब्जेक्ट ही बदलने की कोशिश कर रहे हो तो एक चीज आप तुम लोग को ध्यान समझना, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेके रखी है तो अपने ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकती है। लेकिन अगर तुम स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे तो पोस्टल बैलॉट के थ्रू और स्पेशल रिजोल्यूशन डिटेल्स को पब्लिश करते हो न्यूज़पेपर है 1+1 मतलब वो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर और इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट लेवल में न्यूज़पेपर और साथ ही साथ वेबसाइट में पब्लिश करते हो तो भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है शेयर होल्डर्स को, नहीं हम ये ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो उस केस में उनको मौका दिया जाएगा, तुम चाहे तो जा सकते हो, ओके डन। आरओसी सर्टिफाई करेगा चेंजेस को विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आरओसी सर्टिफाई करेगा। समझ गए। तो आपने मेन अभी तक 4 पढ़ लिया कि अल्टरेशन ओनली बाय द एसआर, नाम बदलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर रजिस्टर ऑफिस बदल रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। ऑब्जेक्ट को अगर बदल रहे हो तो अगर आप पैसा कुछ उठाए हो पब्लिक से तो उस केस में आपको बदलने नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अदरवाइज स्पेशल पास थ्रू द पोस्टल बैलॉट, ठीक है। और आपको पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में, ओके। और आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा अपने डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को और आरओसी को 30 दिन के अंदर सर्टिफाई करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, नो अल्टरेशन अदर देन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के छोड़ कोई और भी जगह अल्टरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज ओनली मेंबर हैव राइट्स इन अ डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहला बात कि इस सेक्शन के छोड़ कोई भी जगह तुम अल्टर नहीं कर सकते, समझ गए इस चीज को, ठीक है। इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज, अगर आपका स्ट्रक्चर बदलता है तो सिर्फ मेंबर है उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा भाई, ठीक है। और सुनिएगा, कंपनी हु हैज फेल्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट, उनको अल्टरेशन नहीं करने दिया जाएगा भाई। तू एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा है तू, ठीक है, डिफॉल्ट कर रहा है मैच्योर डिपॉजिट में, डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, उसका ब्याज का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, हम तेरे को एमओ अल्ट कर देंगे ना। तू डिफॉल्ट किया तो तेरे को हम अल्ट करने नहीं देंगे, समझ गए इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन छोटा चीज है भाई, स्पेशल रिजोल्यूशन तुम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके तुम तुरंत अल्ट कर सकते हो, इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा। इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी कन्वर्जन के लिए भी आप स्पेशल रिजोल्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपको नाम चेंज बदलना है, अब खुद से नहीं गवर्नमेंट बोलेगा, ऐसा लगता है कि भाई तेरा नाम है ना कुछ मिलता जुलता नाम है, नेम इज टू नियरली रिसेंबल विद द नेम ऑफ द प्रीवियस रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा कि 3 महीने के अंदर तुम नाम बदल लो और ऑर्डिनरी में पास कर लेना, ठीक है। तुम ऐसा कोई नाम रख दिए, ठीक है, तुमको पता नहीं था, लेकिन ना वो जो पुराने कंपनी रजिस्टर्ड है ना उसके आसपास मिलता जुलता नाम हो रहा है, तो 3 महीने के अंदर बता देगा भाई, बता दिया अच्छी बात है, ओआर पास करके तुम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब ट्रेडमार्क वाली बात आती है, सर कोई ट्रेडमार्क करा के रखा है नाम को लेकर, मैं फिर भी नाम को यूज कर रहा हूं, तो उस केस में 3 साल के अंदर अगर जो ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क है उसने अगर एप्लीकेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मेरे को नाम को उसको विड्रॉ करवाना है, तो उस केस में 6 मंथ के अंदर डायरेक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे देता है तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो रेटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी आपके एमटीबी का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अगर नेम टू नियरली रिअसेंबल
द नेम ऑफ द प्रीवियस रजिस्टर्ड कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट टू चेंज द नेम विद इन 3 months आफ्टर अडॉप्टिंग OR फॉर दिस पर्पस ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द, और सेकंड बोलता हूं एप्लीकेशन मेड बाय द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेरे इनकॉर्पोरेशन 3 साल के अंदर वो एप्लीकेशन देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टू चेंज नेम विद इन द 6 months ऑफ द सच डायरेक्शन। समझ गए इस चीज को? सर एक और क्वेश्चन, क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड करके रख सकता है? सर क्या बोल रहे हो, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में करेगा? मैंने तो यहां तक ये समझा था कि सर होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वो सब्सिडरी में करेगी तभी तो होल्डिंग का अपनाएगी। तो ध्यान से सुनना भाई, नहीं कर सकता, ना तो खुद से ना तो नॉमिनी की जरूरत है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, होल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग, ठीक है, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भाई डिसीज मेंबर का। होल्डिंग कंपनी मिस्टर ए था, मैं सब्सिडरी कंपनी में हूं, ठीक है, तो मिस्टर ए जो डेथ हो गई मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो मैंने होल्ड किया भाई इनडायरेक्टली तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो उस चीज में ये अप्लाई नहीं होगा भाई। होल्डिंग बिफोर रिलेशनशिप, और वो होल्डिंग और सब्सिडरी बनने से पहले मैं होल्ड करके रखा हूं तो क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, ठीक है। लेकिन चीज ध्यान देना कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही सिर्फ होल्डिंग कंपनी में वोट कर सकते हैं, अदर देन और कोई वोट नहीं कर सकता, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ध्यान से सुनना, अब आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा कंपनी को, तो जिस दिन आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा वहां से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस अपना इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। समझ इस चीज को, 30 दिन के अंदर। और अगर आप इस्टेब्लिश कर दिए तो आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी भेजना पड़ेगा ROC को। तुम ओनर हो, टाइटल ऑफ द प्रेमाइसेस बताओ, रेंट पे लेके रखे हो, रेंट और लीज एग्रीमेंट दे दो भाई, और कुछ नहीं है तो ऑथराइजेशन दे दो ओनर का, प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ यूटिलिटी, बिजली बिल, पानी बिल, ये सब एक्सेट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को। पब्लिकेशन ऑफ द नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब फिक्स करोगे नाम को, एड्रेस को इन RO एंड एवरी ऑफिस, नाम को और एड्रेस को, ठीक है। देखियो ना ऑफिस के सामने बाहर टंगे रहता है बोर्ड में, वो लगाना जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज तो लोकल होना ही चाहिए भाई। लेजिबल कैरेक्टर इन कॉमन सील, जो तुम्हारा रजिस्टर्ड नाम है वो कॉमन सील में प्लेस होना चाहिए, सील तुम लगाते हो उसमें तुम्हारा कंपनी का नाम होना चाहिए, ओके। बिजनेस लेटर, टैक्स इनवॉइस जितना भी है उसमें आपका नाम होना चाहिए कंपनी का, इंक्लूडिंग एड्रेस। जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आपको नाम नेम करना पड़ेगा, और 1% कंपनी है तो ब्रैकेट में तुम OPC लिख दो। समझ गए इस चीज को, पब्लिकेशन नेम ऑफ द कंपनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चेंज इज द नेम, अगर नाम चेंज करते हो तो अगले 2 साल में जाकर आप लिख दोगे फॉर्मली नोन एज दिस, ओके। आपको ऐसा करना पड़ेगा। चेंज इन सिचुएशन होता है 15 दिन के अंदर आपको ROC को बताना पड़ेगा, ओके। समझ गए इस चीज को। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप शिफ्टिंग करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। विद इन स्टेट कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पास आ जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा था सिचुएशन अगर चेंज करते हैं तो अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज, ठीक है। INC 29 में मैं फाइल करूंगा कि मेरे को चेंज करना है, और साथ ही साथ मैं मेमोरेंडम एसोसिएशन की कॉपी दूंगा, ठीक है। उसके लिए जो मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हूं, साथ में मिनट्स की कॉपी, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, और पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा, ये सब चीज भी मैं किसमें INC 23 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा भाई, ठीक है। एंड इट शैल बी अटैच्ड विथ, जो फॉर्म मैं फाइल करूंगा उसमें मेरे को अटैच रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड नीड डिक्लेरेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी और डायरेक्टर, एंड वन शैल बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड नेचर एंड अमाउंट ड्यू टू देम। मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि सर नाम क्या था, एड्रेस क्या था मेरे क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर का, ठीक है सर। अब उसको एफिडेविट और डिक्लेरेशन कौन देगा, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर लोग देंगे जिसमें कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, समझ गए। और नेचर क्या था और अमाउंट ड्यू क्या था, कि लॉन्ग टर्म लोन था, करंट लायबिलिटी थी, शॉर्ट टर्म लोन था, ये सब चीज मुझे बताना पड़ेगा, और कितना अमाउंट ड्यू है मुझे ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे डिक्लेरेशन चाहिए चीफ सेक्रेटरी फॉर द एम्प्लॉयज अफेक्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मैं डिक्लेरेशन लूंगा कि मैं एम्प्लॉयज के बिहाफ में सही तरीके से काम कर रहा हूं, समझ गए इस चीज को, ठीक है। एक्नॉलेज कॉपी ऑफ सर्विस टू ROC प्लस चीफ सेक्रेटरी, कॉपी ऑफ सर्विस को मैं ROC को और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भेजूंगा, ठीक है। विद इन 13 days फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ INC 23, ठीक है। 30 दिन के अंदर मैंने INC 23 फाइल कर दिया, 30 दिन के अंदर मेरे को पब्लिश करना पड़ेगा कि मैं अपना जगह बदलना चाहता हूं। पब्लिश टू प्रिंसिपल न्यूज लैंग्वेज न्यूज़पेपर डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश में स्टेट वेयर RO इज सिचुएटेड, ठीक है। प्रिंसिपल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में दूंगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और इंग्लिश दूंगा स्टेट लेवल में, ठीक है। और कॉपी ऑफ पब्लिकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेम को मैं सर्व करूंगा डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को, और इंडिविजुअल नोटिस भी दे सकता हूं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी दे सकता हूं, ठीक है। नोटिस दूंगा मैं ROC को, सेबी को इन केस ऑफ द लिस्टेड, ठीक है। तो सर यहाँ पास आप क्या समझाना चाह रहे हो कि नाम बदलने से पहले मैं पब्लिश करूंगा? यस,
आप पब्लिश करोगे कि मैं बदलना चाहता हूं, बताओ भाई क्या तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है क्या, ये तुमको पूछना पड़ेगा। समझे ही समझे इस चीज को। न्यूज़पेपर में दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो, अपने क्रेडिटर को दो, डिबेंचर को दो, हो सकता है तो हैंड डिलीवरी भी करके आओ तुम। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और इसका नोटिस आप आरओसी को दोगे, और अगर लिस्टेड हो तो सेबी को देना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी अटैच विथ एप्लीकेशन, अब जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या कोई ऑब्जेक्शन आया है क्या एप्लीकेंट से, क्या रिस्पांस आया है क्या एप्लीकेंट से, ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता नोटिस से तो उसको ऑर्डर में डाल देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए इस चीज को। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो इस चीज में ध्यान रखेंगे, हियरिंग के लिए होल्ड करें, सुनवाई के लिए बुलाओ भाई तुमको क्यों ऑब्जेक्शन है, ठीक है। नो कंसेंसस रीच्ड ऑन अ हियरिंग, ऑब्जेक्शन टू विथड्रॉ विद इन अ टाइम, ठीक है। इसको मान लिया जाएगा कि टाइम में तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे टाइम में यहाँ पास हियरिंग को कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि हाँ रिसॉल्व हो गया तुम्हारा। मतलब सर ऑब्जेक्शन अगर रिसीव हो गया तो हियरिंग के लिए होल्ड करेंगे, अगर कोई रिजल्ट तक तुम नहीं पहुंचते तो मान लिया जाएगा कि यस हम एग्री करते हैं चीजों को लेके, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई अल्टरेशन नहीं दिया जाएगा अगर आपके ऊपर I3 चलता है। I3 इज व्हाट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में आपका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन चलता है, तो आपको अल्टरेशन करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ I3 अल्टरेशन इज अलाउड, ठीक है। अब I3 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके अब आपको अल्टरेशन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 30 डेज INC 23 ROC अल्टरेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टिफाइड कॉपी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आया है उसको आपको आरओसी को देना पड़ेगा, ओके। एक बार और रिवाइज कराता हूं मैं, अच्छे ध्यान से सुनिएगा। शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। बता दिए, ठीक है सर। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए की कॉपी दो INC 23 में, स्पेशल रिजोल्यूशन मिनट्स की कॉपी दो, बोर्ड रिपोर्ट दो, पावर ऑफ अटर्नी दो, वकालतनामा भी दे दो। अटैच करना है कि सर नाम क्या था, एड्रेस क्या था मेरे क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, और डिक्लेरेशन देगा कौन, CS का, और एक डायरेक्टर जिसमें एक MD होना चाहिए भाई, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी से मेरे को डिक्लेरेशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ INC 23 पब्लिश करूंगा मैं न्यूज़पेपर में कि किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिकेशन का कॉपी भेजूंगा, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर को मैं और इंडिविजुअल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकता हूं चीजों को। समझ गए इस चीज को। ROC को नोटिस दूंगा, और अगर मैं लिस्टेड हूं उसे भी कोई बता दूंगा, क्या दिक्कत है इस चीज में। कॉपी अटैच विद द एप्लीकेशन, ठीक है। इस चीज में ऑब्जेक्शन आया क्या, कोई रिस्पॉन्स आया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ऑर्डर आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उसको हियरिंग में डाल दिया जाएगा, ठीक। समझ गए इस चीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सही लगेगा वो करेगा, इक्विटेबल ग्राउंड में, चीज को समझते हो, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन चल रहा है इस एक्ट के थ्रू, अल्टरेशन नहीं करने दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चल रहा है, तुम स्टेट छोड़ के जाओगे नहीं, गवर्नमेंट इस चीज को मना करता है। कंप्लीट हो गया तो चाहो तो अल्ट कर सकते हो चीजों को। समझे कि नहीं समझे इस चीज को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको MOA और का टॉपिक खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब कंपनी को पैसा रेस करने के लिए भाई पब्लिक से पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, पब्लिक से पैसा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ले सकता है, प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकता, ठीक है। तो एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, पब्लिक कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर कर सकता है, आइदर थ्रू द प्रोस्पेक्टस, आइदर थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट, और राइट और बोनस शेयर के थ्रू यहाँ पास पब्लिक कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, प्रोस्पेक्टस पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3 में दिया गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 3 में दिया गया है, ठीक है। और राइट और बोनस शेयर एज पर द एक्ट होगा, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा या तो राइट और बोनस शेयर होगा, ठीक है। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी बता दीजिए। जो आप प्रोस्पेक्टस को भी अगर जाएंगे तो एक जो डिटेल दिया रहता है ना काम को, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब सर कंपनी केस में प्रोस्पेक्टस क्या होगा, अ लीगल फॉर्मल document is designed to provide information full detail of the investment offering for sale to the public। सर एक डॉक्यूमेंट रहेगा प्रोस्पेक्टर जिसमें पूरा बताएगा कि हाँ हाँ ये इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ पैसा लगाएंगे। IRCTC का IPO हुआ था, वो बोला कि हम भाई वंदे मातरम लाएंगे, हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो डिटेल होता है, वो प्रोस्पेक्टस है जो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस है मस्ट बी डेटेड एंड साइन इन्फॉर्मेशन एज वेल द सेबी, जो सेबी बोल देगा वैसा मेरे को करना पड़ेगा, डेटेड साइन, ठीक है। अगर सेबी कुछ नहीं बताता तो सेबी का एक्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। सेबी जब तक कुछ नहीं बोलता तो सेबी का एक्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस टू ROC एंड साइन बाय द एवरी डायरेक्टर बिफोर पब्लिश, ठीक है। प्रोस्पेक्टस है उसको आपको ROC देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का, और सेल बी साइन बाय द एवरी डायरेक्टर बिफोर पब्लिश, पब्लिश करने से पहले हर डायरेक्टर से साइन होना पड़ेगा, ओके।
प्रोस्पेक्टस से पब्लिश विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ आरओसी। आरओसी को आज भेज दिए तो अगले जाके 90 दिन के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा। और जबरदस्त चीज, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए, अब क्या मेरे को उसमें टर्म्स को चेंजेस करने का मौका दिया जाएगा? ना, पहले तो नहीं दिया जाता, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते हो ठीक है भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो पोस्टल बैलेट के थ्रू, ठीक है। अब पोस्टल बैलेट में करोगे तो उस चीज में आपको नोटिस देना पड़ेगा, जिसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्यार से बोला पड़ता है। उसमें तुम कुछ कुछ बातें बताओगे, ओरिजिनल पर्पस क्या था, अल्ट कर रहे हो ना, ओरिजिनल पर्पस बताओ, टोटल मनी कितना रेस किए हो, अचीवमेंट कितना, तुम्हारा एक्सटेंड ऑफ अचीवमेंट रिसीव हो चुका है, प्रपोज्ड वेरिएशन क्या है, तुम क्या वेरिएशन करना चाहते हो, रीजन क्या है भाई तुम्हारे वेरिएशन का, और रिस्क फैक्टर क्या है नया ऑब्जेक्ट में, पुराने से नए में आ रहा है तुम्हारा कुछ तो रिस्क होगा ना, वो चीज भी बताना पड़ेगा। ओके, समझेंगे, समझे इस चीज को। एक चीज ध्यान रखेंगे, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग, ट्रेडिंग अदरवाइज ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। पब्लिक प्रोस्पेक्टर से तुम पैसा ले रहे हो ना, उसको तुम बाइंग, ट्रेडिंग, दूसरे कंपनी की इक्विटी शेयर को खरीदना, ट्रेडिंग करना, ये सब काम के लिए तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। समझे इस चीज को, ठीक है। एग्जिट ऑफर इज गिवन टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स फॉर नॉट एग्रीड टू द प्रपोज्ड टर्म। समझ गए इस चीज को, ठीक है। एग्जिट ऑफर दिया जाता है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को, अगर आप एग्री नहीं करते तो जाइए भाई प्रपोज्ड टर्म में, हमको कोई इश्यू नहीं। ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है। मेंबर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, वो पब्लिक को शेयर बेचना चाहते हैं, कंपनी नहीं, जो मेंबर्स हैं वो बीओडी के साथ मिलकर कंसल्टेंट में बोलते हैं कि हम पब्लिक को बेचेंगे। ध्यान रखेंगे इन कंसल्टेशन विद द बीओडी, तो उस केस में इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया गया तो पूरे के पूरे नियम अप्लाई हो जाएंगे प्रोस्पेक्टस के, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ नियम है वो आपके अप्लाई नहीं होंगे, लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन की वैल्यू, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, स्टेटमेंट फॉर्म बीओडी एंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गैदर्ड बाय द ऑफरर। मतलब सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टर केस में तो यहां अप्लाई नहीं होगा, मिनिमम एप्लीकेशन की वैल्यू यहां अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो मनी को यूटिलाइज किया उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो स्टेटमेंट देते हैं वो नहीं लाओगे तो भी चल जाएगा। अब ऑफरर से यहाँ पास इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी नहीं कर रही इस चीज को, समझ गए इस चीज को। अब देखिएगा, हर शेयर आपके डीमेटलाइज फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में नहीं, डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, समझ गए इस चीज को। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रोस्पेक्टस दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, तुम आगे जाके दो इशू करने वाले हो, आज ही से प्रोस्पेक्टस इशू कर दो ना, दो करने की जगह आ जरूरत है। Means prospectus issued for the purpose of subscription in one or more issue over a certain period without the further prospectus। सर्टेन पीरियड में एक और उससे ज्यादा अगर इशू करने की कोशिश कर रहे हो तो उस केस में बिना फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करे आपको करना है तो उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, ठीक है। सेबी डिफाइन कर देगा भाई, सेबी में प्रोवाइड क्लास और कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनी विच हु में इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। एक साल से ज्यादा एक्सीडिंग का तुम नहीं करोगे, सेबी बता देगा, ठीक है। और आपको आरओसी को बताना पड़ेगा सेकेंड और फर्दर इशू से पहले, अगर ओवर अलॉटमेंट होता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, समझ गए इस चीज को। सब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें कि आप ना तो क्वांटिटी बता रहे हो ना तो प्राइस बता रहे हो, बस दे दिए प्रोस्पेक्टस को, तो इससे क्या होता है ना, हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है, हम लोग को डिमांड का पता चलता है, तो हम आगे जाके अपना प्राइस को भी बता सकते हैं, क्वांटिटी को भी बता सकते हैं, बल्क में कितना, बैंड में कितना खरीदाएगा, तो समझ गए इस चीज को। चाहे तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले इशू कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले ओपनिंग से हमको फाइल करना पड़ेगा, समझ गए इस चीज को। सेम सेल बी फाइल्ड एटलीस्ट बिफोर 3 days ऑफ ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आफ्टर क्लोजिंग द ऑफर, इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल टू आरओसी। उसमें जो इंफॉर्मेशन नहीं था ना, ऑफर क्लोज हो गया उसके बाद आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, समझेगी समझे। प्रोस्पेक्टस सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, एक होता है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओके, सो पार्ट 2 हम यही कंप्लीट करते हैं, ओके। पार्ट 3 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वेट करिए पार्ट 3 का।